Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question careers in marketing. मतलब मार्केटिंग फील्ड में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। हम लोग जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यही एक क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होता है कि जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग को अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मार्केटिंग के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जहां पे पहले सोचा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, और फिर बाद में प्रोडक्ट का सेलिंग होता है, और सेलिंग के बाद में प्रोडक्ट के बारे में आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को ऑफर की जाती है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज या फंक्शन जो होते हैं मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ये अलग अलग फंक्शंस के रिलेटेड ही यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। तो कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है? तो सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। एडवर्टाइजिंग मैनेजर नाम से ही पता चलता है कि ये मैनेजर जो होते हैं उनको एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड सारे जो मैटर्स होते हैं वो हैंडल करने पड़ते हैं। बिकॉज आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होने दो, आप कितनी भी रीजनेबल प्राइस कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो, बट अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा नहीं। सो एडवर्टाइजिंग के थ्रू यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं और उनको वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस करते हैं। सो ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर का करियर आप लोगों को यहाँ पे मार्केटिंग फील्ड में अवेलेबल हो सकता है। ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर को क्या करना पड़ता है? तो एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो होते हैं वो एमएनसीज जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, और ये जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स होते हैं वो एड एजेंसी के साथ लायसन करते हैं। लायसन का मतलब क्या होता है? लिंक करना। मतलब ये एड एजेंसी और कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको जोड़ने का काम करते हैं। कंपनी को किस तरीके की एडवर्टीजमेंट बनानी है वो एड एजेंसी को बताना, और एड एजेंसी के जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंपनी को पहुंचाना, इसको ही बोला जाता है लायसन। तो एड एजेंसी और कंपनी के बीच में ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर काम करते हैं, इसलिए उनको लायसन बोला जाता है, बिटवीन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड द कंपनी। सो एमएनसी जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर का क्या रोल होता है? तो इन लोगों को एड एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करनी होती है। ये मीटिंग किसके लिए होती है? तो एडवर्टीजमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए कि एडवर्टीजमेंट का बजट कितना है, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट करना है, कौन से मीडिया में एडवर्टीजमेंट को प्लेस करना है, एडवर्टाइजर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें जो होती है वो एड एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो होते हैं मीटिंग के थ्रू डिस्कस करते हैं। उसी के साथ साथ एड एजेंसी को इफेक्टिव एड कैंपेन बनाने के लिए जो भी इनपुट की या जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर एड एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी एड बनाने के लिए प्रोडक्ट की डिटेल की जरूरत होती है, कंपनी की डिटेल की जरूरत होती है, तो ये सारी जो इनपुट्स है या ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एड एजेंसी को यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। फिर उनका तीसरा काम होता है अप्रूवल ऑफ द एड कैंपेन। एड एजेंसी ने एड कैंपेन बनाने के बाद में उसको पास करना, या अगर सपोज वो एडवर्टीजमेंट में कुछ लूप होल्स है तो उसको हाईलाइट करना या उसके बारे में डिस्कशन करना, ये भी काम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मैनेजर को करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ अप्रूविंग द मीडिया प्लान। नाउ मीडिया आपको पता है कि जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट की जाती है, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट से होर्डिंग होते हैं, पोस्टर्स होते हैं। सो अलग अलग मीडियाज होते हैं, तो कौन से मीडिया में एडवर्टीजमेंट को प्लेस करना चाहिए ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है, तो उसको भी अप्रूव करने का काम जो होता है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर का होता है। सो एडवर्टाइजिंग मैनेजर को यहाँ पे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको एड एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करके डिस्कशन करना पड़ता है। फिर एड एजेंसी को एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए जो भी इनपुट या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर एड कैंपेन को अप्रूव करना और मीडिया प्लान को अप्रूव करना, ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर का काम होता है। सेकेंड करियर अपॉर्चुनिटीज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ना ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होते हैं वो दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है मेंटेनिंग पॉजिटिव पब्लिक इमेज, मतलब पब्लिक के बीच में कंपनी की पॉजिटिव इमेज मेंटेन रखना। और दूसरा है जनरेट प्रेस रिलीज एंड प्रोग्राम टू प्रमोट द इमेज, कि जो भी मीडिया होते हैं उनके साथ इंटरव्यू करना, या प्रेस रिलीज का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर में वगैरह आर्टिकल्स देना। तो ये सब चीजें करके यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कंपनी की इमेज को प्रमोट करते हैं। जैसे कि अगर सपोज कंपनी ने कुछ अचीव किया है, कंपनी को कोई अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, या कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है,
या कंपनी ने कोई रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या प्रेस रिलीज के थ्रू लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में जब लोगों को बताया जाता है तो उसकी वजह से कंपनी की पब्लिक इमेज जो है वो एनहांस करने में हेल्प हो सकती है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप लोग देखते हो कि वो लोग अगर कोई नया कार का मॉडल मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उनके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं वो मीडिया को बुलाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू के थ्रू वो बताते हैं कि ये कार के क्या स्पेशल फीचर्स है, ये कार का कॉस्ट कितना होगा, ये कार कब अवेलेबल होगी। सो एवरी पॉसिबल डिटेल इज प्रोवाइडेड टू द पीपल, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कंपनी की अवेयरनेस क्रिएट हो और कंपनी की इमेज जो होती है वो बिल्टअप होने में हेल्प हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, तो उसको भी क्लैरिफाई करने का काम जो होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का होता है। सो बेसिकली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एक ही काम है कि लोगों के बीच में कंपनी की इमेज बना के रखना। बिकॉज जब कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है तो कंपनी को सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो सपोर्ट करते हैं। तो इनका काम होता है कंपनी की पॉजिटिव पब्लिक इमेज को मेंटेन रखना और कंपनी की इमेज को प्रमोट करना। तीसरा करियर अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग रिसर्च। नाउ मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है, तो कंपनी में अलग अलग मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काम ये मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर का होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, प्राइसिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, प्रमोशन को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहे, तो उसके बारे में रिसर्च किया जाएगा कि लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए या लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। प्राइस कितना रखना चाहिए उसके बारे में भी रिसर्च किया जाता है, लोगों को पूछा जाता है कि कौन सा प्राइस रेंज उनको अफोर्डेबल होगा। देन प्रमोशन के लिए कौन सा मीडिया जो होगा वो बेटर होगा ताकि मैक्सिमम लोगों को टारगेट किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस को लेके कंपनी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ये मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये सब देखने का काम जो होता है मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर का होता है। सो यहाँ पे भी काफी सारे करियर अपॉर्चुनिटी जो होते हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो इनका काम होता है कि मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, वो इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन मिल पाए। और ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकता है, प्राइस के रिलेटेड हो सकता है, प्रमोशन के रिलेटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। तो ये मार्केटिंग मैनेजर का रोल हो गया। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी है सेल्स प्रमोशन मैनेजर। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। तो ये सेल्स प्रमोशन मैनेजर जो होते हैं वो सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अभी सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जिसमें कूपन्स हो सकते हैं कि लोगों को कूपन दिए जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो लोग शॉपिंग के लिए आएंगे तो उनको डिस्काउंट दिया जा सकता है। देन डिस्काउंट दिए जाते हैं जो काफी कॉमन सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है। एक्सचेंज ऑफर जहां पे पुराना लेके आओ नया लेके जाओ, जैसे बिग बाजार में आप लोग देखते हो। फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, जैसे बीच में आपने देखा होगा कि डाबर का जो च्यवनप्राश है उसके साथ पतंजलि का हनी का जो छोटा बॉटल है वो फ्री में दिया जाता था। या कभी कभी कस्टमर्स को गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स है, और ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं इनको यूज करके मार्केटर अपना सेल जो बढ़ाना चाहता है। बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अगर लोगों को हम लोग ये सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे कूपन, डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, फ्री सैंपल्स, तो उसकी वजह से लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग देखते हो कि ब्रांड फैक्ट्री वगैरह होता है, तो वहां पे काफी सारे ऑफर्स आते हैं। वहां पे कैसे होता है कि आप लोग 4000 पे करो और 8000 का शॉपिंग करो, मतलब आपको वहां पे इनडायरेक्टली वो लोग क्या करें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर बाद में आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट का तो हमेशा ही देखते हो कि वहां पे काफी सारे ऑफर चलते रहते हैं, काफी सारा डिस्काउंट चलते रहता है। देन बिग बाजार में भी और डी मार्ट के अंदर भी काफी सारे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, ऑफर्स वगैरह होते हैं, कस्टमर्स को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कूपन्स वगैरह दिए जाते हैं, इवन फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। फिर बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो होती है वो कस्टमर्स को वारंटीज ऑफर करते हैं। तो ये सारे सेल्स प्रमोशन स्कीम जो होते हैं उसको डिजाइन करने का काम जो होता है वो सेल्स मैनेजर का होता है। और ये सेल्स प्रमोशन स्कीम जो होता है उसके थ्रू यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, जिससे कंपनी का सेल बढ़ने में हेल्प होता है। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज ब्रांड मैनेजर्स।
नाउ बेसिकली ये जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं उनको कंपनी की ब्रांड इमेज जो होती है वो बिल्टअप करना होता है और कंपनी की ब्रांड इक्विटी जो होती है वो इम्प्रूव करनी होती है। ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की टॉप में इमेज क्रिएट करना। क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर को काफी सारे प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के बारे में टॉप अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कोलगेट पेप्सोडेंट। हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है पेप्सी एंड कोको कोला। हम लोग अगर बाथरूम क्लीनिंग की बात करते हैं तो लाइजॉल हार्पिक ये हमारे दिमाग में आता है। या फिर हम लोग सोप की बात करते हैं तो लक्स सोप है या डेटॉल सोप है या संतूर वगैरह है, ये नाम हमारे माइंड में आते हैं। सो ये ब्रांड इमेज है। जब तक मार्केटर अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करेंगे। क्योंकि जब कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है और उनके दिमाग में वो ब्रांड का इमेज बना हुआ रहता है तो वो लोग वो प्रोडक्ट को जाके परचेस करते हैं। तो हर एक मार्केटर अपनी ब्रांड इमेज जो है क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सोप का एग्जांपल ले लो। सोप में क्या है कि लक्स सोप क्या क्लेम करता है कि अगर आप लोगों को फिल्म स्टार्स के जैसी स्किन चाहिए तो आप लोग लक्स सोप को यूज करो। डेटॉल क्या क्लेम करता है कि आपको अगर जर्म से फाइट करना है तो डेटॉल को यूज करो। संतूर क्या क्लेम करता है कि अगर आप लोगों को यंग स्किन चाहिए तो संतूर यूज करो। डव का क्या क्लेम होता है कि अगर आप लोगों को मॉइस्चराइज क्रीम चाहिए तो आप लोग डव सोप को यूज करो। तो इस तरीके से हर एक सोप ने अपनी अपनी ब्रांड इमेज बना के रखी है। तो अगर सपोज किसी को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन चाहिए तो वो लोग डव की डिमांड करेंगे। किसी को अगर यंग स्किन चाहिए तो वो लोग संतूर को यूज करेंगे। किसी को अगर जर्म्स के साथ फाइट करना है तो वो लोग डेटॉल को यूज करेंगे। तो इस हिसाब से ब्रांड इमेज बिल्टअप करना काफी जरूरी होता है और उसी के साथ साथ ब्रांड इक्विटी इंप्रूव करना भी जरूरी होता है। ब्रांड इक्विटी के बारे में हम लोग ने थर्ड मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था। ब्रांड इक्विटी मतलब क्या, अपने ब्रांड की वैल्यू, कि तुम्हारा ब्रांड जो कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, उसका कितना गुडविल है या रेपुटेशन है, उसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। सो यहाँ पे ये जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी ब्रांड की इमेज बिल्टअप करनी होती है और ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव करना होता है। और ये ब्रांड इमेज बिल्टअप करना और ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे की जा सकती है, जैसे कि क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स किए जा सकते हैं जिससे ब्रांड इमेज और ब्रांड इक्विटी बिल्टअप हो सकती है। एक्सेलेंट सीआरएम, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है, वो हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर डिस्कस किया है। तो जितना मार्केटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एक्सेलेंट बनाएगा उतना ब्रांड इमेज बिल्टअप होने में हेल्प होगा और ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव करने में हेल्प होगा। और तीसरी है मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, ये भी ब्रांड इमेज बनाने के लिए और ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव करने के लिए काफी जरूरी होता है। सो यहाँ पे बेसिकली ब्रांड मैनेजर जो होते हैं वो ब्रांड की इमेज बनाते हैं और ब्रांड की इक्विटी को इंप्रूव करते हैं। और ये करने के अलग अलग तरीके मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए, जिनको यूज करके यहाँ पे ब्रांड मैनेजर जो होते हैं अपने ब्रांड की इमेज बनाते हैं। बिकॉज जब तक ब्रांड की इमेज नहीं बनेगी तब तक वो ब्रांड का सेल नहीं बढ़ेगा। तो हर एक ब्रांड मैनेजर जो अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनाते हैं और उसके लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजी जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं वो भी यहाँ पे दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और दूसरा है इंप्रूविंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। तो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना काफी जरूरी है। और दूसरा है यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि टूथपेस्ट में उसका कभी कलर चेंज किया जाता है, उसमें कुछ क्रिस्टल्स डाले जाते हैं। या फिर आप लोग देखते हो कि सॉल्ट वाला कोलगेट या कोल वाला कोलगेट, या कभी कभी उसका टेस्ट चेंज किया जाता है, शेप चेंज किया जाता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं उसके वजह से भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। या फिर आप लोग देखते हो कि बालाजी के जो चिप्स आते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। हम लोग सोप वगैरह देखते हैं तो लक्स सोप में भी कितने सारे वैरायटीज है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो या तो नया प्रोडक्ट बना सकता है या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन करके वो प्रोडक्ट को कस्टमर्स को ऑफर कर सकता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है और कंज्यूमर रिसर्च करना पड़ता है। कंज्यूमर रिसर्च से उनको पता चलता है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए या कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट्स है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होते हैं वो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए जरूरी होता है।
ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन में काम करना पड़ता है, बिकॉज प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं वो नए नए प्रोडक्ट के आइडिया लाते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, वो आइडियाज लाते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना होता है या उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी सेल्स मैनेजर। नाउ सेल्स मैनेजर का काफी इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, बिकॉज आप कितने भी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन वो प्रोडक्ट अगर बिकता नहीं है तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी और कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। सो यहाँ पे सेल्स मैनेजर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, तो बेसिकली उन लोगों को कस्टमर के पास से ऑर्डर्स ऑब्टेन करने होते हैं, मतलब उनको जाके कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, उनके पास से ऑर्डर लाने पड़ते हैं। फिर बाद में वो प्रोडक्ट को बना के कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी करना होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बाजार है, बहुत सारी कंपनीज है जो काफी लार्ज स्केल में बिजनेस करते हैं और इनके पास काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो ये ऑर्डर्स को यहाँ पे इन लोगों को टाइम पे और प्रॉपर तरीके से डिलीवरी करनी है। रॉन्ग डिलीवरी नहीं होनी चाहिए या डिलीवरी में डिले नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। सो कस्टमर के पास से ऑर्डर लेना और कस्टमर को राइट प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना, ये यहाँ पे सेल्स मैनेजर को करना पड़ता है। उसी के साथ साथ उनको सेल्स रिपोर्ट को प्रिपेयर करके एनालाइज करना पड़ता है। सेल्स रिपोर्ट मतलब क्या, सेल्स का स्टैटिस्टिक, कि ये हफ्ते में हमने कितना सेल किया, या ये महीने में हमने कितना सेल्स किया, या क्वार्टरली हमारा कितना सेल हुआ है, 6 मंथली हमारा कितना सेल हुआ है, या ईयरली हमारा कितना सेल्स हुआ है। इसका पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है और वो रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है कि कहाँ पे हमारा सेल्स कम जा रहा है, उसके रीजन क्या है, या कहाँ पे हमारा सेल्स बढ़ रहा है, उसके रीजन क्या है। तो इस तरीके से ये सेल्स रिपोर्ट को प्रिपेयर भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं, और उन लोगों को अपने सेल्स स्टाफ को मोटिवेट करना रहता है। बिकॉज सेल्समैन का जो काम होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, उन लोगों को टारगेट्स होते हैं, उन लोगों को कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है। सो काफी ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी सेल्स मैनेजर है उनको अपने सेल्स पीपल को मोटिवेट करके रखना है, जहाँ पे सेल्स मैनेजर अपने सेल्स पीपल को कमीशंस वगैरह पे कर सकते हैं या बोनसेस वगैरह दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हैं। प्लस अगर सपोज उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया तो उन लोगों को बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना, या उन लोगों को प्रेजिंग वगैरह करना, ये सब चीजें जो होती है इसके थ्रू यहाँ पे सेल्स मैनेजर अपने सेल्स स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं। सो सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है, तो एक तो कस्टमर के पास से ऑर्डर लेना और कस्टमर को टाइम पे गुड्स डिलीवरी करना, सेल्स का रिपोर्ट बना के उसको एनालाइज करना कि हमारा सेल जो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और अपने सेल्स स्टाफ को मोटिवेट करके रखना। और लास्ट करियर है मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विस मैनेजर का। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि सेल्स होने के बाद में आपका मार्केटिंग खत्म नहीं होता है, सेल्स होने के बाद भी अपना मार्केटिंग जो है कंटिन्यू रहता है। बिकॉज जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत काफी ज्यादा होती है, तो उसमें ये जो आफ्टर सेल सर्विस मैनेजर है उसका इंपॉर्टेंट रोल आता है। सो ये आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, मशीन्स में और इक्विपमेंट में काफी जरूरी होता है, बिकॉज ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है। तो उनमें कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनको रिपेयर करना पड़ सकता है या उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारा काम जो होता है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस मैनेजर्स करवाते हैं। तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस मैनेजर को राइट स्टाफ को सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है, और उनको मोटिवेट करना है कि वो कस्टमर को बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस दे। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कस्टमर के घर पे कोई भी आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ जाते हैं और अगर सपोज वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी की इमेज खराब हो सकती है, फिर नेक्स्ट टाइम कस्टमर जो वो कंपनी का प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस मैनेजर को राइट सेल स्टाफ को सिलेक्ट करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि उनको प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिले और वो अच्छे से आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ जो है उनको मोटिवेट करना भी काफी जरूरी होता है, बिकॉज उनको जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे तो उतना वो कस्टमर को अच्छे आफ्टर सेल सर्विस देंगे। मोटिवेट करना मतलब जैसे कि अगर उनको सैलरी बढ़ाना या उनको सर्टिफिकेट वगैरह देना, अवार्ड वगैरह देना, या कोई भी इंसेंटिव्स वगैरह उनको देना जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहे और कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे। बिकॉज पुअर आफ्टर सेल सर्विस की वजह से नेक्स्ट टाइम कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आएंगे नहीं, और हर एक कंपनी चाहती है कि कस्टमर बार बार आके हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे। सो जितनी एक्सेलेंट आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को मार्केटर प्रोवाइड करेंगे, उतना कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होंगे और नेक्स्ट टाइम भी वो कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे।
तो ये सारे करियर हम लोग ने देखे जो मार्केटिंग फील्ड में अवेलेबल होते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.